नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। महान लेखक एंटोनी डी सेंट एक्सुपरी ने कहा था, पृथ्वी हमें अपने बारे में उतना ही सिखाती है जितना कि किताबें। आज हम पृथ्वी के इसी गूढ़ ज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारा विषय है पृथ्वी के अंदर जो अरबों टन पानी है, उसका एक हिस्सा हमारे पैरों के नीचे सैकड़ों किलोमीटर गहराई में कैसे पहुंचता है, और इस पूरी प्रक्रिया में ओलेवीन नाम का एक खनिज है, उसकी क्या भूमिका है। काफी रहस्यमयी सी लगती है। या हाँ, ये वाकई एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये पृथ्वी विज्ञान के कई पहलुओं को एक साथ जोड़ता है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, भू रसायन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सब कुछ। बिल्कुल। और आज हम जो ये गहन चर्चा कर रहे हैं, ये हाल के कुछ बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है, जिनके नतीजे कुछ प्रमुख वैज्ञानिक पत्रिकाओं में छपे हैं, जैसा कि रूट ब्यूक्ति जैसे प्रकाशनों में भी चर्चा हुई है। ये विषय खासतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए बहुत जरूरी हो सकता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जल चक्र और हाँ, भूवैज्ञानिक आपदाओं जैसे टॉपिक से सीधे जुड़ता है। हाँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, खासकर भूगोल और भूविज्ञान में तो ये बहुत अहम है। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हम इस जटिल भूवैज्ञानिक खोज के मुख्य बिंदुओं को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों सिर्फ कुछ खास समुद्री प्लेटें ही पानी को पृथ्वी के गर्भ में, मतलब काफी गहराई तक ले जा पाती हैं। और इस पूरी कहानी में ये जो ओलेवीन है, ये हीरो है या विलन या कुछ और ही है? चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके मुख्य किरदार ओलेवीन से मिलना होगा। ओलेवीन कोई बहुत दुर्लभ चीज नहीं है। असल में ये पृथ्वी के ऊपरी मैंटल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला सिलिकेट खनिज है। ऊपरी मैंटल यानी पृथ्वी की पपड़ी, जो क्रस्ट है, उसके ठीक नीचे वाली परत। जी हाँ, वही। और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला। इसका मतलब है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण, अंदाजा लगा सकते हैं? अंदाजा ऐसे लगाइए कि हमारे महासागरों के नीचे जो विशाल टेक्टोनिक प्लेटें हैं ना, जिन्हें हम समुद्री लिथोस्फेयर कहते हैं, उनका लगभग 80% हिस्सा इसी ओलिवीन खनिज से बना होता है। 80%? ओह, मतलब समुद्री प्लेटें तो ज्यादातर ओलिवीन ही हैं एक तरह से। जी हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस खनिज के जो गुण होंगे वही पूरी प्लेट के व्यवहार को तय करते होंगे, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ओलिविन का महत्व सिर्फ ये नहीं कि वो प्लेट बनाता है, वो प्लेटों की गति और उनके आगे क्या होगा, उनका भाग्य भी तय करता है। देखिए, जब दो प्लेटें टकराती हैं, तो अक्सर जो भारी समुद्री प्लेट होती है, जिसमें ओलिविन खूब होता है, वो हल्की वाली प्लेट के नीचे खिसक जाती है। हाँ, ये सबडक्शन कहलाता है ना? जी, सबडक्शन या क्षेपण। और यही प्रक्रिया है जिसके कारण पृथ्वी पर ज्यादातर बड़े भूवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं, जैसे बड़े भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट, सब इसी से जुड़े हैं। ठीक है, तो ओलिवीन समुद्री प्लेटों का आधार है, सबडक्शन में भी प्रमुख भूमिका है। लेकिन आज हम पानी की बात कर रहे हैं, और लगता है ओलिवीन सिर्फ एक ढांचा बनाने वाला हिस्सा नहीं है। हाँ। ऐसा सुनने में आया है कि ये गर्मी के प्रवाह में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। ये कैसे होता है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। ओलिवीन गर्मी का संचालन करता है, ये सच है, लेकिन मुख्य रूप से चालन, मतलब कंडक्शन से नहीं, बल्कि विकिरण यानी रेडिएशन के माध्यम से। रेडिएशन, जैसे सूरज की गर्मी हम तक पहुंचती है? बिल्कुल उसी तरह पृथ्वी के गर्म मैंटल के अंदर भी गर्मी का एक बड़ा हिस्सा, करीब 40%, वो विकिरण के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और ओलिवीन के जो क्रिस्टल हैं, वो इस विकिरण को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। तो मैंटल में गर्मी कैसे बहेगी? इसमें ओलिवीन का रोल बहुत बड़ा है। 40% ऊष्मा ट्रांसफर विकिरण से, और उसमें ओलिवीन का केंद्रीय रोल। अच्छा, ये जानना क्यों महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम सबडक्शन और पानी के अंदर जाने की बात कर रहे हैं? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई प्लेट जो नीचे जा रही है, सबडक्ट हो रही है, उसका तापमान इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी तेजी से गर्मी लेती है या छोड़ती है। ओलिवीन की ये जो विकिरण से गर्मी चलाने की क्षमता है ना, ये सीधे सीधे नीचे जाती प्लेट के तापमान और घनत्व पर असर डालती है। और तापमान से क्या तय होता है? तापमान से तय होता है कि प्लेट के अंदर जो खनिज हैं, वो किस हाल में रहेंगे, और खास तौर पर पानी वाले खनिज, वो अपना पानी कब और कहाँ छोड़ेंगे। यहीं से पृथ्वी के गहरे जल चक्र का राज खुलना शुरू होता है। तो ये पानी के गहरे चक्र का राज क्या है? क्या सारी समुद्री प्लेटें जो नीचे जाती हैं वो पानी को गहराई तक ले जाती हैं?
यहीं पर हाल का शोध एक चौंकाने वाली बात कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। सारी समुद्री प्लेटें पानी को मैंटल में बहुत गहराई तक ले जाने में सक्षम नहीं होती। इसके लिए कुछ खास शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? रिसर्चर्स ने मॉडलिंग और विश्लेषण से पाया कि केवल वही समुद्री प्लेटें पानी को असरदार तरीके से सैकड़ों किलोमीटर की गहराई तक पहुंचा पाती हैं, जो एक तो काफी पुरानी हो, मतलब 60 मिलियन वर्ष यानी 6 करोड़ साल से ज्यादा पुरानी, और दूसरी शर्त उनकी नीचे जाने की रफ्तार तेज हो, करीब 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से ज्यादा। 6 करोड़ साल से पुरानी और 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से तेज। ये तो बहुत ही खास शर्तें लग रही हैं। ऐसा क्यों है कि सिर्फ ये बूढ़ी और तेज प्लेटें ही पानी को गहराई तक ले जा सकती हैं? इसका सीधा ताल्लुक ओलिवीन के गर्मी ट्रांसफर करने के गुण और प्लेट की रफ्तार से है। देखिए, जो पुरानी समुद्री प्लेटें होती हैं वो समय के साथ ठंडी और भारी हो जाती हैं। जब ये ठंडी प्लेटें तेजी से नीचे जाती हैं तो उनको गर्म होने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता। और ओलिवीन की गर्मी चालकता ये तय करती है कि इन ठंडी तेजी से नीचे जाती प्लेटों के अंदर पानी वाले खनिज, मतलब ऐसे खनिज जिनमें पानी के अणु H2O फंसे होते हैं, वो कितनी गहराई तक स्थिर रह सकते हैं बिना टूटे और अपना पानी छोड़े। और अगर प्लेट नहीं हो या धीमी रफ्तार से जा रही हो तो? हाँ, अगर प्लेट थोड़ी गर्म है, मतलब कम पुरानी है या धीरे धीरे नीचे जा रही है, तो उसको आसपास के गर्म मेंटल से गर्मी सोखने का ज्यादा टाइम मिल जाता है। ओलिवीन गर्मी को अंदर आने देता है तो प्लेट तेजी से गर्म होती है। नतीजा, पानी वाले खनिज बहुत पहले ही, मतलब कम गहराई पर ही अस्थिर हो जाते हैं और अपना पानी छोड़ देते हैं। ओह, तो वो पानी फिर ऊपरी मेंटल में ही रह जाता है, बहुत गहराई तक नहीं जा पाता। बिल्कुल। और ये अंतर कि पानी कितनी गहराई तक पहुंचता है, इसका सीधा असर पड़ता है पृथ्वी की सतह और अंदर होने वाली घटनाओं पर, जैसे भूकंप की गतिविधि या मेंटल कितना हाइड्रेटेड है, यानी उसमें कितना पानी मिला हुआ है। हाँ, क्योंकि पानी तो चट्टानों को पिघलाने में भी मदद करता है ना, ज्वालामुखी के लिए मैग्मा बनाने में। बिल्कुल सही। पानी चट्टानों का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट काफी कम कर देता है। तो अगर पानी सबडक्टिंग प्लेट से निकलकर ऊपर के मेंटल में जाए तो वहां वो चट्टानों को पिघलाकर मैग्मा बना सकता है, जो फिर ज्वालामुखी बनकर फटता है। और दूसरी तरफ खनिजों में पानी होने से उनकी मजबूती और उनके घर्षण गुण भी बदल जाते हैं। इससे प्लेटों के बीच तनाव कैसे बनता है और कैसे छूटता है, यानी भूकंप कैसे आते हैं, उस पर भी असर पड़ता है। तो ये समझना कि पानी कब, कहाँ और कितना निकलता है, ये तो बहुत ही बुनियादी हो गया इन चीजों को समझने के लिए। जी हाँ, ये भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और उनसे जुड़े खतरों को समझने के लिए मौलिक है। तो अगर पानी का गहरा परिवहन इतना पेचीदा है, शर्तों पर निर्भर है, तो हाल का जो शोध है वो इस पहेली को सुलझाने में कैसे मदद कर रहा है? मैंने हाल में जर्मनी के पोट्सडेम विश्वविद्यालय और GFC जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के कुछ शोधकर्ताओं के काम के बारे में सुना था। उन्होंने शायद ओलिवीन के गर्मी वाले गुणों पर ही ध्यान दिया, खासकर उसकी इंफ्रारेड पारदर्शिता पर। जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। एनरिको माजुटो और उनकी टीम ने लैब में ऐसे प्रयोग किए जो पहले नहीं हुए थे। उन्होंने ऐसी स्थितियां बनाई जो पृथ्वी के ऊपरी मैंटल की गहराई में होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर और बहुत ज्यादा दबाव। और फिर पहली बार उन्होंने इन भयंकर स्थितियों में ओलिवीन खनिज की इंफ्रारेड पारदर्शिता को सीधे सीधे नापा। इंफ्रारेड लाइट, जैसा हम जानते हैं, वो गर्मी के विकिरण का एक मुख्य रूप है। और उन्हें क्या पता चला? क्या ओलिवीन इतनी गर्मी और दबाव में भी पारदर्शी रहता है इंफ्रारेड के लिए? यही तो सबसे हैरान करने वाली खोज थी। उन्हें पता चला कि ओलिवीन इन भयानक मेंटल स्थितियों में भी इंफ्रारेड विकिरण के लिए काफी हद तक पारदर्शी रहता है। ये थोड़ा अप्रत्याशित था, क्योंकि पहले कुछ मॉडल ये मानते थे कि इतने ज्यादा दबाव और तापमान पर ओलिवीन की संरचना बदलनी चाहिए और उसकी पारदर्शिता कम हो जानी चाहिए। पर प्रयोगों ने दिखाया कि ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो अगर ओलिवीन इंफ्रारेड के लिए पारदर्शी रहता है तो इसका नीचे जाती हुई प्लेट पर क्या असर पड़ता है? इसके नतीजे क्या हैं? हाँ, तो यहाँ बात और गहरी और महत्वपूर्ण हो जाती है। ओलिवीन की ये जो पारदर्शिता है ना, ये एक तरह से खिड़की की तरह काम करती है। इससे आसपास के गर्म मेंटल से ऊष्मा विकिरण, मतलब इंफ्रारेड गर्मी, सीधे सबडक्टिंग प्लेट के ठंडे अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच सकती है।
मतलब प्लेट के अंदर का ओलिविनियम बाहर से आ रही गर्मी को रोक नहीं रहा, बल्कि आसानी से गुजरने दे रहा है। बिल्कुल। और क्योंकि वो गर्मी को आसानी से गुजरने दे रहा है, प्लेट का अंदरूनी हिस्सा पहले के अनुमानों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो जाता है। और इसका मतलब हुआ कि पानी वाले खनिजों का विघटन। हाँ, बिल्कुल। उसका नतीजा ये होता है कि पानी वाले खनिज जो ठंडे में स्थिर रहते हैं, वो प्लेट के तेजी से गर्म होने के कारण अपेक्षाकृत बहुत कम गहराई पर ही टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और अपना पानी छोड़ देते हैं। यानी ये हमारी पिछली समझ को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है कि पानी मेंटल में कितनी गहराई तक स्थिर रह सकता है। पहले के मॉडल, जो शायद इस पारदर्शिता को नहीं गिन रहे थे, वो पानी के गहरे परिवहन की मात्रा को ज्यादा आंक रहे थे। सही पकड़ा आपने। अगर पानी उम्मीद से कम गहराई पर ही निकल जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि गहरे मेंटल को उतना पानी नहीं मिल रहा जितना हम पहले सोचते थे। ये तो मेंटल की संरचना और वो कैसे काम करता है, उसकी पूरी समझ को बदल सकता है, खासकर गहरे भूकंप और मेंटल में पानी की कुल मात्रा को लेकर। हाँ, इसके कई असर हो सकते हैं फिर तो। जी हाँ, इसके कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। पहला, ये गहरे भूकंपों की पहेली को समझने में मदद कर सकता है। ये भूकंप अक्सर 300 किलोमीटर से ज्यादा गहराई पर सबडक्टिंग प्लेटों के अंदर होते हैं। अगर पानी वाले खनिज अचानक टूटते हैं और पानी छोड़ते हैं, तो इससे चट्टानें भंगुर हो सकती हैं और भूकंप आ सकता है। नई खोज बताती है कि ये प्रक्रिया शायद पहले सोची गई गहराई से कम पर हो सकती है। दूसरा, जैसा ले कहा, ये पानी के गहरे मेंटल में जाने के हमारी पुरानी धारणाओं पर सवाल खड़े करता है। शायद पृथ्वी के गहरे मेंटल में, खासकर 400 किलोमीटर से नीचे, उतना पानी नहीं पहुंचता जितना हम पहले सोचते थे। और तीसरा, ये इस बात पर जोर देता है कि सबडक्टिंग प्लेटों के थर्मल यानी गर्मी वाले और मैकेनिकल यानी यांत्रिक व्यवहार को समझने के लिए विकिरण से ऊष्मा का ट्रांसफर कितना जरूरी है। आगे के जो जियोडायनामिक मॉडल बनेंगे, उनमें ओलिवीन की इस इंफ्रारेड पारदर्शिता को सही से शामिल करना होगा। ये सब पृथ्वी के अंदर जो विशाल जल भंडार की बात होती है, उसके संदर्भ में तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्सर सुनते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जितने महासागर हैं, उनसे भी ज्यादा पानी पृथ्वी के अंदर मेंटल में छिपा हो सकता है। क्या ये सच है? ये मेंटल ट्रांजिशन जोन MTZ में इतना पानी है? हाँ, आप मेंटल ट्रांजिशन जोन यानी MTZ की बात कर रहे हैं। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 410 से 660 किलोमीटर की गहराई के बीच की एक परत है और भूभौतिकीय और भू रासायनिक सबूत ये इशारा करते हैं कि इस जोन में कुछ खास खनिज हैं, जैसे रिंगवुडाइट और वार्ड्सलाइट। रिंगवुडाइट और वार्ड्सलाइट? जी, और दिलचस्प बात यह है कि ये असल में ओलिवीन के ही उच्च दबाव वाले रूप हैं। मतलब जब ओलिवीन बहुत ज्यादा दबाव में आता है, जैसा MTZ में होता है, तो वो इन खनिजों में बदल जाता है। और ये खनिज रिंगवुडाइट और वार्ड्सलाइट ये अपनी क्रिस्टल संरचना के अंदर काफी मात्रा में पानी को हाइड्रोक्सिल आयनों OH- के रूप में पकड़ कर रख सकते हैं। और ये भंडार कितना बड़ा हो सकता है? मतलब सच में महासागरों से ज्यादा? अनुमान यही बताते हैं कि अगर MTZ के ये खनिज पानी से पूरी तरह संतृप्त हों, मतलब जितना पानी रख सकते हैं उतना रखें, तो उनमें पृथ्वी की सतह के सारे महासागरों के कुल पानी से 3 गुना या उससे भी ज्यादा पानी समा सकता है। 3 गुना? ये तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ, लेकिन ये पानी तरल रूप में नहीं है, ये याद रखना जरूरी है। ये खनिजों की बनावट में ही फंसा हुआ है। इसलिए ये समझना कि सतह से नीचे जाने वाला पानी असल में कितनी आसानी से या कितनी गहराई तक इस जोन तक पहुंच पाता है, ये पृथ्वी के पूरे जल चक्र और मैंटल कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए बहुत जरूरी है। और ओलिवीन की पारदर्शिता पर ये जो नई रिसर्च आई है, ये इस कहानी में एक नया मोड़ लाती है। शायद पानी का MTZ तक पहुंचना उतना सीधा नहीं है जितना हम पहले सोचते थे। तो क्या इस शोध का महत्व सिर्फ अकादमिक है, या इसका कोई व्यवहारिक उपयोग भी है, जैसे भूवैज्ञानिक खतरों को समझने या उनकी भविष्यवाणी करने में? नहीं, इसका महत्व सिर्फ अकादमिक नहीं है। इसके निश्चित रूप से व्यवहारिक असर भी हैं। ओलिवीन कैसे गर्मी संचालित करता है, इसकी ये जो बेहतर समझ हमें मिली है, ये हमें पृथ्वी के मैंटल में जो थर्मल विसंगतियां हैं, मतलब तापमान में जो गड़बड़ियां हैं, जैसे गर्म मेंटल प्लूम्स या ठंडे सबडक्टिंग स्लैब,
हाँ बिल्कुल, चाहे वो नीचे से उठते गर्म प्लम हो या ऊपर से नीचे जाते ठंडे स्लैम। उनके व्यवहार को ज्यादा सटीकता से मॉडल करने के लिए हमें बेहतर न्यूमेरिकल टूल मतलब कंप्यूटर मॉडल बनाने में मदद करती है। और इन मॉडलों की सटीकता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये थर्मल विसंगतियां और सबडक्टिंग स्लैब का व्यवहार ये सीधे तौर पर पृथ्वी की सतह पर होने वाली कई विनाशकारी घटनाओं से जुड़ा है। बेहतर मॉडल हमें लंबी अवधि में ज्वालामुखी विस्फोटों के पैटर्न और शक्तिशाली भूकंपों के क्षेत्रों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। हालांकि ये सीधे सीधे कल आने वाले भूकंप की भविष्यवाणी नहीं करता, पर ये हमें पृथ्वी के जटिल सिस्टम को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाता है और इससे अंततः जोखिम का मूल्यांकन और प्रबंधन बेहतर हो सकता है। ये वाकई बहुत प्रभावशाली है कि एक खनिज के इतने सूक्ष्म गुण का अध्ययन हमें पृथ्वी की इतनी बड़ी प्रक्रियाओं को समझने में मदद कर सकता है। तो भविष्य में इस क्षेत्र में किस तरह के शोध की उम्मीद की जा सकती है? ये अध्ययन आगे के शोध के लिए कौन से नए दरवाजे खोलता है? ये अध्ययन निश्चित रूप से भूविज्ञान में एक मील का पत्थर है और इसने भविष्य के शोध के लिए कई रोमांचक रास्ते खोल दिए हैं। जैसे वैज्ञानिक अब इस पर ध्यान दे सकते हैं कि ओलिवीन की रासायनिक संरचना में थोड़ा सा बदलाव, मान लीजिए उसमें लोहे की मात्रा बदल जाए या कोई और तत्व जैसे हाइड्रोजन या निकल आ जाए, तो उससे उसके गर्मी संचालन गुण, खासकर इंफ्रारेड पारदर्शिता कैसे प्रभावित होते हैं। अच्छा, क्योंकि अलग-अलग समुद्री प्लेटों में ओलिवीन की संरचना थोड़ी अलग हो सकती है। करने से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि अलग-अलग तरह की समुद्री प्लेटें गर्मी का संचालन कैसे करती हैं और वे कितनी गहराई तक पानी ले जा सकती हैं। ये जानकारी हमारे मैंटल संवहन यानी मैंटल में चट्टानों का धीरे धीरे चलना और प्लेट टेक्टोनिक्स के जो बड़े मॉडल हैं उन्हें और ज्यादा परिष्कृत और सटीक बनाने में मदद करेगी। हम पृथ्वी के अंदर के इंजन को और बेहतर समझ पाएंगे। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए, जैसा हमने शुरू में कहा था, ये पूरी चर्चा पाठ्यक्रम के लिहाज से तो काफी महत्वपूर्ण है ही, है ना? सिर्फ तथ्यों के तौर पर नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी। बिल्कुल, ये विषय सीधे सीधे यूपीएससी पाठ्यक्रम के भूगोल, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, प्लेट विवर्तनी के ज्वालामुखी भूकंप आते हैं और भूविज्ञान खंडों से जुड़ता है। ये पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से, प्लेटों की गति, वैश्विक जल चक्र और इन प्रक्रियाओं से पैदा होने वाले भूवैज्ञानिक खतरों की एक गहरी समझ देता है। हाँ, और ये शायद सिर्फ जानकारी याद रखने से ज्यादा है। ये दिखाता है कि विज्ञान कैसे काम करता है। निश्चित रूप से ये अध्ययन ये भी दिखाता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान कैसे हमारी जो स्थापित समझ है उसे लगातार बेहतर बनाता है और कभी-कभी उसे चुनौती भी देता है। ओलिवीन की पारदर्शिता पर ये नई खोज पानी के गहरे परिवहन के बारे में पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाती है। ये वैज्ञानिक प्रगति का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस तरह के डेवलपमेंट को समझना और उसका विश्लेषण करना, ये क्रिटिकल एनालिसिस यानी आलोचनात्मक विश्लेषण क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है, जो यूपीएससी परीक्षा में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि विज्ञान कोई स्थिर ज्ञान का भंडार नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली खोज और सुधार की प्रक्रिया है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का सार क्या है? हमने समझा कि ओलिवीन खनिज समुद्री प्लेटों का न केवल एक प्रमुख संरचनात्मक घटक है, लगभग 80%, बल्कि विकिरण के माध्यम से गर्मी का एक महत्वपूर्ण संवाहक भी है। मेंटल में लगभग 40% ऊष्मा ट्रांसफर इसी से होता है। हमने ये भी जाना कि सभी समुद्री प्लेटें पानी को मेंटल में गहराई तक नहीं ले जा सकती। केवल जो 6 करोड़ साल से ज्यादा पुरानी है और 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से तेज चल रही हैं, वही ऐसा कर पाती हैं, क्योंकि वो ठंडी रहती हैं और पानी वाले खनिज उनमें ज्यादा गहराई तक टिके रह पाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हालिया शोध ने ओलिवीन की अप्रत्याशित इंफ्रारेड पारदर्शिता को उजागर किया है, जिसका मतलब है कि नीचे जाती प्लेटें शायद पहले सोचे गए से ज्यादा तेजी से गर्म होती हैं और पानी वाले खनिज उम्मीद से कम गहराई पर ही अपना पानी छोड़ देते हैं। अंततः इन नतीजों का पृथ्वी के गहरे जल भंडार जैसे MTZ की हमारी समझ पर गहरा असर पड़ता है। शायद वहां तक उतना पानी नहीं पहुंचता जितना हम सोचते थे, और साथ ही ये ज्वालामुखी और भूकंप जैसी भूवैज्ञानिक घटनाओं के मॉडलिंग और शायद उनकी भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल, ये सब हमें पृथ्वी कैसे काम करती है इस पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और यहाँ मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। जैसा कि हम पृथ्वी के अंदर की इन जटिल प्रक्रियाओं
जैसे ओलिवीन का व्यवहार, को बेहतर समझ रहे हैं, तो ये खोजें पृथ्वी के अरबों वर्षों के भूवैज्ञानिक इतिहास और अतीत के जल चक्रों के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल देंगी? क्या हमें अपनी पुरानी धारणाओं को बदलना होगा? ये वास्तव में गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है, सोचने लायक। और भविष्य की ओर देखते हुए ये नई समझ प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने और उनके असर को कम करने के हमारे प्रयासों के लिए कौन सी नई चुनौतियां या अवसर पेश करती हैं? क्या हम इस ज्ञान का उपयोग करके पृथ्वी के साथ ज्यादा सामंजस्यपूर्ण ढंग से रहने के तरीके खोज सकते हैं? इन सवालों पर विचार करना न केवल वैज्ञानिकों बल्कि नीति निर्माताओं और हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। तो ये थी हमारी आज की गहन चर्चा ओलिवीन और पृथ्वी के गहरे जल चक्र पर, जो हाल के वैज्ञानिक अनुसंधानों और रूड बुक्ति जैसे प्रकाशनों में हुई चर्चाओं पर आधारित थी। यूपीएससी उम्मीदवारों और विज्ञान में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी और रोचक लगी तो कृपया इस चर्चा को लाइक करें और हमारे चैनल द डीप डाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में इस विषय पर कोई प्रश्न या विचार हैं तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में उन्हें जरूर साझा करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक विषय के साथ। तब तक सीखते रहें, सवाल पूछते रहें और गहराई से सोचते रहें। नमस्कार।